Hello everyone, I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science. Today we are going to learn about political ideas of Jawaharlal Nehru. As you know, we have started uh, fifth chapter of Unit 3rd. अभी तक जो है हम लाइफ हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की कर चुके हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन था सोशल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ ऑफ जवाहरलाल नेहरू वो भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया है। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले आप उन दो वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आपका बेसिक बन जाए। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिस्कस। स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपको इतना पता चल ही गया था कि वो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने में, उसको बड़ा बनाने में या उसमें सक्रिय भूमिका निभाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो सिर्फ राष्ट्रवादी ही नहीं थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। उन्होंने विदेश नीति के मामले में, इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो आज आधुनिक भारत हम देख रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं नींव और बेस बनाने का काम जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी के एक राजनीतिक विचार की प्रतिभा नेहरू जी में एक राजनीतिक विचार की प्रतिभा तो थी ही, इसके अलावा राजनीतिक विचार कैसे उन्हें प्रस्तुत करने हैं ये भी उनमें एक बहुत ही अद्भुत कला थी जो कि उनके भाषणों से हमें पता चलती है। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ सर्च करेंगे तो बहुत सारी स्पीचेज जवाहरलाल नेहरू की हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम पॉइंट वाइज जो विशेषताएं हैं इनके राजनीतिक विचारों की उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला व्यूज़ ऑन ह्यूमनिज्म, मानवतावाद संबंधी विचार। अगर आपने लास्ट 16 मार्क्स का क्वेश्चन किया था लोकतांत्रिक समाजवादी विचार, उसमें भी पहला पॉइंट यही था। वो मानवतावाद को बहुत अधिक मानते हैं, यानी व्यक्ति विशेष जो है या मानव जो है उसका गौरव बना रहे, उसका गौरव बढ़े, इस पर वो हमेशा जोर देते हैं। यही उनका मानवतावाद था। और ये गौरव जो व्यक्ति का है वो कैसे बढ़ेगा कि जो इस समाज में व्याप्त जो नीचे तबके के लोग, दलित, शोषित हैं, गरीब लोग हैं, उनको ऊपर उठाना ही वास्तव में मानवता वो कहलाते थे। उनके अनुसार मानवतावाद एक प्राचीन धारणा है, परंतु इसका जो मूल मान्यता है वो ये है कि व्यक्ति स्वयं अपना साधन है, सभी कुछ मात्र साधन है, यानी व्यक्ति ही सब कुछ है, मानवता ही सब कुछ है, बाकी तो सब साधन है उस व्यक्ति तक, उस व्यक्ति की जो है व्यक्ति के विकास तक पहुंचने के लिए। तो वो मानव के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास रखते थे, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है। फिर सत्य अहिंसा संबंधी उनके विचार जो हैं वो गांधी की तरह बहुत ज़्यादा आदर्शवादी विचार नहीं है। हालांकि नेहरू जी का सत्य में पूरा विश्वास था। वो उनके जो सत्य से संबंधित विचार है वो गांधी जी से भी ज़्यादा वो उग्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गांधी जी के वो काफ़ी बड़े फॉलोअर रहे हैं। वो स्वीकार करते हैं गांधी जी की धारणा को लेकर, लेकिन सत्य को लेकर वो थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। गांधी जी की तरह बहुत ज़्यादा आदर्शवादी या ईश्वर वाला दृष्टिकोण नहीं है। गांधी जी जैसे कि सत्य को ईश्वर की तरह मानते थे कि सत्य बोलना यानी कि या झूठ बोलना यानी कि ईश्वर को झुठला देना या ईश्वर के खिलाफ चले जाना। लेकिन नेहरू जी इस तरह का आदर्शवाद, आध्यात्मिक और नैतिकरण इनकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते हैं। नेहरू जी साफ साफ कहते हैं कि जो सत्य और अहिंसा है उससे आप ईश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं हैं। वैज्ञानिक तौर पर सोचिए, तर्क के साथ सोचिए। वो यही चीज़ें बताते थे कि ये जो सत्य और अहिंसा है ये ऐसे साधन है जो मानवतावाद का विकास कर सकते हैं, ना कि ईश्वर का विकास करते हैं। नेहरू जी ने संपूर्ण विश्व में अहिंसा के उस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया जो गांधी जी ने उन्हें सीखने को मिला था। उन्होंने अहिंसा की शिक्षा हालांकि गांधी से लेती, परंतु गांधी के समान वो अहिंसा में पूरी तरह से विश्वास भी नहीं करते थे। उनके लिए अहिंसा, सत्य की खोज एक अनिवार्य साधन भी नहीं था जैसा गांधी जी मानते थे। हालांकि वो स्वीकारते थे कि जो मानव चेतना हिंसा की तुलना में अहिंसा को श्रेष्ठ गुण मानती है, यानी कि अहिंसा हिंसा की तुलना में फिर भी श्रेष्ठ है, किंतु इसका मूल कारण वह मानव में निहित किसी ईश्वरीय अंश को नहीं मानते जैसे गांधी जी मानते थे कि ईश्वर है, आदमी के अंदर आध्यात्मिकता है, नैतिकता है जो उसे हमेशा प्रमोट करती है, सत्य और अहिंसा की तरफ लेकर चलती है। लेकिन वो ऐसे इस तरह के विचारों को नहीं मानते थे। वो वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे और वो एक आदर्श के तौर पर न मानकर इसे एक मूल्य के तौर पर मानने की बात करते हैं ताकि विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। तो इसलिए भी वो इन साधनों के इस्तेमाल की बात करते हैं। फिर राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की अगर मैं बात करूं तो वो राष्ट्रवादी थे डेफिनेटली।
राष्ट्रवादी यानी अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाले और अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने वाले महान देशभक्त और राष्ट्रवादी कहे जा सकते हैं, परंतु बहुत ही संतुलित थे, संयमशील थे, कट्टर आदर्शवादी नहीं थे जैसा कि आज के समय में आदर्श राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी बात रखने वाला इंसान भी एंटी नेशनल बना दिया जाता है। ऐसा उनका नहीं मानना था। वो बहुत ही संतुलित और संयमशील और हर एक व्यक्ति के विचारों का सम्मान करने वाले थे। तो वो ऑब्वियसली राष्ट्रवादी थे और वो कहते भी हैं एक जगह कि हिंदुस्तान मेरे खून में समाया हुआ है और उसमें बहुत कुछ ऐसी बात है जो मुझे स्वभावतः उकसाती है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि वो मॉडरेट थे, वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे, परंतु किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना। फिर अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी जो विचार है, पहले तो अंतर्राष्ट्रीयवाद का अर्थ आपको बता देती हूँ, हालांकि पहले भी बहुत बार बताया है, फिर भी एक लाइन में रिपीट कर देते हैं कि इसमें जो विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी के प्रति उदारता का भाव रखना। जिस प्रकार राष्ट्रवाद में हमारे देश प्रेम के लिए हम जो देश प्रेम की भावना रखते हैं ना, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीयवाद में भी विश्व प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवाद विश्व बंधुत्व की एक भावना को दिखाता है। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि मानव जाति में अपनी आधारभूत एकता की भावना को विकसित किया जाए तथा विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक सहयोग के महत्व तथा उपयोगिता का अनुभव करें। वह व्यक्ति जो विश्व की समस्याओं के प्रति गंभीर रहता है और राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता को अनुभव करता है, वही एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीयवादी है। तो इस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत को बहुत मजबूती से लेकर चलते हैं और आने वाले पॉइंट में आप देखेंगे गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत, उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद को बहुत अधिक प्रमोट करते हैं। साम्राज्यवाद संबंधी विचार, साम्राज्यवाद भी बहुत बार डिस्कस हुआ है कि साम्राज्यवाद होता क्या है। जो बड़े बड़े अमीर देश हैं जैसे कि इंग्लैंड हुआ करते था, वो छोटे देशों को, या फिर यूँ कहें कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर अन्य जो देश हैं उनको उपनिवेश बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे और फिर अपनी आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह की जो सामरिक, हर तरह की जो उनकी नीड होती थी उन गुलाम राष्ट्रों से वो पूरा करते थे। यही एक साम्राज्यवाद है, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है आक्रामक तरीके से। तो इसमें उनका कभी भी विश्वास नहीं रहा। उन्होंने जो भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में या इंटरनेशनल रिलेशंस में बात कही, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की बात कही, ये सारी उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होता था कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो दर्द देश झेल रहे हैं उनको उस दर्द से निकालना, यानी कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को खत्म करना। तो उनके राजनीतिक विचारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि साम्राज्यवाद का विरोध किया जाए। उनकी जो साम्राज्यवाद को वह जातीय संकीर्णता, अहंकार, ऊंच नीच पर आधारित एक बहुत ही आक्रामक राष्ट्रवाद मानते थे, क्योंकि हमेशा जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो गुलाम राष्ट्रों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। तो वो एक उनको दर्द, वो खुद भी ये झेल रहे थे अपने गुलाम भारत में, तो वो जानते थे कि उन देशों का क्या दर्द रहा होगा। तो उन्होंने हमेशा इस बात को सपोर्ट किया कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। नेहरू की यही जो साम्राज्यवाद विरोधी रुख था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, भारत की आज़ादी के बाद भी देख सकते हैं। जब बार्डून में सम्मेलन हुआ था, एशिया अफ्रीकी कंट्रीज़ आपस में वहाँ बैठकर उन्होंने सम्मेलन किया था, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो गुलाम देश हैं उन्हें साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्त करवाना उनके देश का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा और इसके लिए अन्य देशों को भी एकजुट होना पड़ेगा। तो इस तरह से वो साम्राज्यवाद संबंधी अपने विचार रखते हैं। फिर लोकतंत्र संबंधी विचार, डेमोक्रेसी को लेकर जो एक सामान्य, एक कॉमन से विचार सभी के होते हैं, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू के थे। ऑब्वियसली वो लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे और लोकतंत्र को मानते थे कि लोकतंत्र का अर्थ वास्तव में जो जनता है उसका आत्म अनुशासन है। एक सच्चे लोकतंत्र में कोई भी वर्ग भेद नहीं होता, धनी निर्धन के मध्य कोई विभाजन नहीं होता, धन का उचित वितरण होता है, अवसर की सभी को समानताएं मिलती हैं। तो वो इसलिए लोकतंत्र को भी बहुत अधिक महत्व मानते थे और कहते थे कि अगर इस मानवता का आपको मानव जाति का आपको अगर उद्धार करना है तो लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, सभी को जो है इक्वालिटी दी जा सकती है। तो एक लोकतांत्रिक देश में पॉसिबल हो सकता है। तो हमें एक लोकतांत्रिक देश का ही सपना देखना चाहिए।
लोकतांत्रिक समाजवाद संबंधी विचार, इस पर मैं 16 नंबर का क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इससे जस्ट जो कल वीडियो पब्लिश हुई थी उसमें वो आपको मिलेगा। फिर कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार, ये भी उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन कि कल्याणकारी राज्य कौन सा होता है, वेलफेयर स्टेट किसे कहते हैं, तो ये भी आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। समाजवाद संबंधी विचार वैसे तो ये भी करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मुझे आपको करवाना है। समाजवाद के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। नेहरू जी भी कहते हैं कि समाजवाद के माध्यम से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, इन सबको समाप्त किया जा सकता है और मनुष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सा यंत्र मानते हैं वो समाजवाद का, समाजवाद को। तो उनका विश्वास था कि निर्धनता, चारों ओर जो फैली हुई बेरोजगारी है और जो जनता का पतन हो रहा है, दास्ता को समाप्त अगर करना है तो समाजवाद को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से ये संभव होता दिख ही नहीं सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी, याद रखिए एमसीक्यू की, न्यू डील पॉलिसी किसकी थी? अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। उससे नेहरू ने अपने समाजवादी विचारों में हालांकि कुछ परिवर्तन किया, उनसे वो प्रभावित हुए रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी से, जिससे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में लोकतांत्रिक समाजवादी संबंधों में। फिर भी एक मिश्रित अवस्था के बारे में बता दूं कि जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलजुल कर बहुत अच्छे से काम करते हो, वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मार्क्सवादी हमेशा जो है पब्लिक सेक्टर का सपोर्ट करते हैं और जो पूंजीपति राष्ट्र होते हैं वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट करते हैं। लेकिन नेहरू जी ने भारत की आज़ादी के बहुत कम संसाधन और बहुत कम आर्थिक निर्भरता को देखते हुए भारत की, उन्होंने डिसाइड किया कि हम बीच का रास्ता अपनाएंगे और हम पूंजीवादी देशों से भी हेल्प लेंगे और हम जो मार्क्सवादी देश हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, उनसे भी हेल्प लेंगे और फिर इस मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद लेकर आएंगे। और ये ज़्यादा एप्लीकेबल है इंडियन एनवायरनमेंट को देखते हुए, सिचुएशन, परिस्थितियों को देखते हुए। फिर धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार, आइडियाज ऑन सेकुलरिज्म। बच्चे ये सेकुलरिज्म को बार बार बताने की जरूरत वैसे होनी तो नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म का पक्ष न लेना, उस देश के लिए, उस देश के संविधान के लिए सभी धर्म बराबर होना, सभी धर्मों का सम्मान करना। तो यही धर्म है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। नेहरू जी का इसमें पूरा विश्वास था और वो आपस में धर्म के नाम पर फूट और सांप्रदायिकता, दंगे, इन सब को बहुत बुरा मानते थे और वो वैज्ञानिक तौर पर सोचते थे। इसलिए उन्होंने रूढ़िगत जो प्रथाएं थी, परंपराएं थी, उनका भी विरोध किया। वे धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। गांधी जी ने क्या कहा था? धर्म और राजनीति को एक साथ मिला दो, इससे राजनीति अपवित्र नहीं होगी। बल्कि वो ऐसा नहीं मानते थे, वो बड़ा प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होकर सोचते थे और वो कहते थे कि नहीं, राजनीति और धर्म को दूर ही रखना चाहिए। अगर ये मिल गए तो लोग, जो राजनीतिक नेता है या राजनीतिक लोग हैं, वो गलत फायदा उठाएंगे धर्म का और दंगे होने की संभावना और धर्म के नाम पर वोट खरीदने की, धर्म के नाम पर लोगों को अंधभक्त बनाने की, ये सब चीज़ें चल जाएगी। तो इसलिए धर्म और राजनीति को हमेशा दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से वो धर्मनिरपेक्षता में गहरी निष्ठा रखते हैं और कहते हैं कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए और ना ही किसी विशेष धर्म को राज्य को प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि विरोध करना चाहिए कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो विशेष धर्म को का प्रचार प्रसार करता हो, और सभी धर्म के व्यक्तियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये उनका धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार था। फिर आते हैं राज्य और व्यक्ति के बारे में कि एक सरकार और व्यक्ति के संबंध कैसे होने चाहिए। तो उनका विश्वास था कि मनुष्य का विकास जो है किसी राज्य में ही संभव हो सकता है। गांधी जी की तरह नहीं कि अराजकता, यानी कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए, कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, लोग अपने आप से ही अपनी सूझबूझ, अपनी समझ से काम करें। तो नेहरू जी ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अगर व्यक्ति को पूरा विकास करना है और अराजकता जैसी सिचुएशन से बचना है तो समाज में जरूरी है कि एक सरकार या राज्य रूपी संस्था होना चाहिए, सक्रिय संस्था होनी चाहिए। उनके विचार में राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। नेहरू जी मानते थे कि राज्य का कार्य मनुष्य में निम्न प्रवृत्तियों का विनाश करना है। उनका विश्वास था कि मनुष्य की हिंसक, स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए राज्य बहुत अधिक आवश्यक है। इसके अलावा वो ये भी मानते थे कि सामाजिक रूप में कार्य करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन राज्य है। तो
और राज्यों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण जितना अधिक हो जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम हो जाती है। यानी राज्य इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन राज्यों को इतनी अधिक स्वतंत्रता ना दी जाए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे थे। स्वतंत्रता संबंधी विचार एज यूजुअल, जैसे कि स्वतंत्रता संबंधी विचार आज तक आप पढ़ते आए, क्योंकि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है व्यक्ति विशेष के लिए। तो वैसा ही कुछ इनका विचार है। और इन्होंने क्या किया स्वतंत्रता आंदोलन में, वो आप इसमें फैक्ट्स कुछ डाल सकते हो अपने इम्पोर्टेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लाइफ हिस्ट्री में आपने 1929 का जो रावी नदी वाला लाहौर अधिवेशन उसके बारे में पढ़ा होगा। तो वो सारी चीज़ें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पेश करती हैं, तो आप इससे अपना क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। फिर विश्व शांति संबंधी विचार, व्यूज ऑन वर्ल्ड पीस, तो जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीयवाद को मानते थे, यानी विश्व प्रेम की भावना, विश्व कुटुंबकम की भावना को मानते थे। तो ऑब्वियसली वो विश्व में शांति की बात करते हैं। उन्होंने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बहुत ही भयानक परिणाम निकले थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंतिम समय में जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो वो उन्होंने अपनी आंखों से वो विनाशकारी दृश्य या आंखों से न्यूज़पेपर्स में वो चीज़ें देखी थी। वो उस समय के थे, तो उन्होंने वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका कितना आने वाली पीढ़ियों पर भी बुरा असर पड़ा, उन्होंने वो भी देखा था। इसलिए वो चाहते थे कि देश में शांति हो, युद्ध आपस में राष्ट्रों में खत्म हो जाए और युद्ध नीतियों का विरोध किया जाए। प्राचीन काल में युद्धों के पीछे धार्मिक उद्देश्य हुआ करते थे, लेकिन आज के काल में स्वार्थ और राजनीति हो गया है, आर्थिक साधन हो गए हैं। खासतौर पे आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए राष्ट्र युद्ध करते हैं, तो वो इस चीज़ को ठीक नहीं मानते थे। आपने देखा भी होगा कि 1962 में जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था, तो उससे उनको बड़ा आघात लगा, क्योंकि चाइना से फ्रेंडशिप करने के लिए उन्होंने बहुत से कदम उठाए थे और फिर भी वो नहीं हो पाए और एक युद्ध की स्थिति तक पहुंच गए भारत और चीन। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था और ये उनके स्वास्थ्य को भी गिराता चला गया और उसके ठीक 2 साल बाद उनका देहांत भी हो गया था। तो वो हमेशा से सोचते थे कि विश्व में फियर एंड टेरर, भय व आतंक का माहौल न रहे, अंतर्राष्ट्रीय तनाव दूर हो जाए, विश्व शांति स्थापित हो जाए, विश्व में कोई गुटबंदी ना हो, ना कोई पश्चिम हो ना पूरब हो, ना पश्चिम के राष्ट्र हो ना पूर्व के राष्ट्र हो, ना पूंजीवादी राष्ट्र हो ना कम्युनिस्ट राष्ट्र हो, सभी अगर हैं भी तो विश्व शांति को बनाए रखे, अशांति का माहौल पैदा ना करें। और जो कोल्ड वॉर चल पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आप अपने फाइनल ईयर में ये पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर क्या होता है, शीत युद्ध क्या होता है, तो उसको आप बहुत अच्छे से आप तब समझ पाएंगे कि दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। वो क्या थे, कौन सी विचारधारा को फॉलो करते थे और क्यों वो कोल्ड वॉर कहलाया और लगभग 40 साल तक चला। तो ऐसा क्या था वो, इसको आप फाइनल में पढ़ोगे। लेकिन अभी तक ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो हमेशा ही देशों के बीच में सुलह, मध्यस्थता, समझौते की बात करते रहे हैं और किसी भी प्रकार की सैनिक संधियों का वो कड़ी आलोचना करते रहे ताकि विश्व तनाव को कम किया जा सके। और इसी का एक उदाहरण आप पंचशील जो 16वां पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक कौन होते हैं ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि वो समुदाय अल्पसंख्यक होता है जिसकी संख्या कम हो। तो भारत में आप सोच सकते हैं कि हिंदू अगर 80% है तो बाकी के जितने भी समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन है, वो अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। उनका विचार था कि समाज के जो वर्ग मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक स्तर से अविकसित रह गए हैं उन्हें विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए अपनी कम संख्या होने की वजह से। इनकी कोई बात नहीं सुन पा रहा है क्योंकि कम है, इनका वोट बैंक उतना बड़ा नहीं है, तो जो वोटर जो नेता है उनका भी इतना ध्यान नहीं जाता इनकी तरफ। तो इस तरह से ये हाशिए पे चले जा रहे हैं और इनको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ रहा है। इनको अपनी संस्कृति, भाषा और संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक तरह से जूझना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की भी बात करते हैं। दूसरा एक फैक्ट भी था कि वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी एक धर्म विशेष की शिक्षा पर बल नहीं देता है, वो सभी धर्मों को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षण संस्थाओं को खोलने का अधिकार देता है। तो ये उन्होंने अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए भी इस चीज़ को वो फॉलो करते थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुट निरपेक्षता या तटस्थता की नीति। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो राम मनोहर लोहिया
के चैप्टर में हमने गुट निरपेक्षता की नीति का विरोध करते हुए पाया था। तो गुट निरपेक्षता की नीति क्या है ये आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि उसमें मैंने जो ये नॉन अलाइनमेंट सिचुएशन है इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से आपको समझाया है। और क्यों लोहिया जी विरोध करते हैं उसको भी मैंने समझाया था, और यहाँ पे क्यों पक्ष गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर आए जवाहरलाल नेहरू, इसको भी चलो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये विश्व जो है दो ध्रुवों में बंट गया। एक का अमेरिका और दूसरे का जो है सोवियत रूस नेतृत्व कर रहा था। सोवियत रूस कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का है, तो वो उस विचारधारा को फॉलो कर रहे थे। जो अमेरिका है वो पूंजीपति विचारधारा के, तो उसको फॉलो कर रहे थे। तो ये जो दोनों है आपस में बिना किसी वॉर में होते हुए अपने आप को महाशक्ति दिखाने के लिए, अपने आप को ताकतवर या विश्व का नेता बताने के लिए अपने जो है बिना युद्ध करे पूरे विश्व में ऐसे तनाव की स्थिति पैदा करके रखते हैं जिससे कि दूसरे जो राष्ट्र हैं उनको वो अपनी तरफ अपनी मंडली में शामिल कर सकें। तो एक होड़ सी होती है इन दोनों ही देशों के बीच में। तो ऐसे में बहुत सारे देश हैं जो सोवियत रूस की तरफ चले जाते हैं, अपने आप को सोवियत की फ्रेंडशिप में ले लेते हैं, कुछ अमेरिकन फ्रेंडशिप में। लेकिन वहाँ पर भारत ने उस समय क्या किया, भारत ने इन दोनों ही विचारधाराओं को नकारते हुए कहा कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल ना होंगे, ना हम अमेरिकी यानी रूजवेल्ट के गुट में, ना ही हम सोवियत रूस यानी स्टालिन के ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। हम अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ, अपने स्वतंत्र नीतियों के साथ, अपने देश का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए हम अपना विकास स्वयं करेंगे। और हमें जरूरत पड़े तो हम दोनों ही जो धड़े हैं, दोनों ही जो गुट हैं, उनसे अपनी आर्थिक सहायता या किसी प्रकार की सहायता ले सकते हैं और उन्हें भी हम अपनी सहायता दे सकते हैं। तो हमें किसी भी गुट में ना आप समझें। तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू मानते थे। वो इसलिए भी मानते थे कि भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाएगा तो दूसरे गुट को वो नाराज कर लेगा। और भारत की स्थिति ऐसी है नहीं, क्योंकि अभी जस्ट स्वतंत्र ही हुआ था, और ऐसे में वो किसी गुट का हिस्सा बन जाए तो 50% जो उसे लाभ दूसरे गुट से मिल सकता है उससे वो रह जाएगा। तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी संतुलित नीति को अपनाते हुए नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम तटस्थ रहेंगे और दोनों ही महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि इस देश को विकसित किया जाए, क्योंकि ये देश हमारे लिए सबसे पहले है। तो इस तरह से उनका मानना था। तो इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति का वो हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति ही वो लेकर आए थे एक्चुअल में इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, भारतीय विदेश नीति में। तो इसलिए वो उसका पक्ष करते हैं। फिर आते हैं पंचशील के सिद्धांत पर। ये 1954 में जो है पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा की थी। भारत के जो प्रधानमंत्री उस समय थे नेहरू जी, और चीन का जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, इन दोनों के बीच में ये प्रसिद्ध समझौता हुआ था। और ये प्रसिद्ध समझौता, इसमें 5 सिद्धांत शामिल थे, इसलिए इसे पंचशील भी कहा जाता है। और ये 5 सिद्धांत कौन से थे कि एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, यानी कि एक दूसरे दोनों ही कंट्रीज जो है एक दूसरे की सॉवरेनिटी और यूनिटी में पूरी तरह से बिलीव करेगी। दूसरा कि एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि हम एक दूसरे की जो सीमाएं हैं, एरियाज है, उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समानता और परस्पर लाभ की जो म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं और इक्वालिटी है, इसका हमेशा सम्मान करेंगे और शांतिमय तरीके से रहने का जो है प्रयास करेंगे। तो ये 5 सिद्धांत है, पांचों ही आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड मैं आपसे MCQ इस एग्ज़ाम में जरूर पूछूंगी। इसके अलावा जो आपका एक असाइनमेंट है वो भी इसी चैप्टर से जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप बहुत ध्यान से करें और उसके बाद कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक नेक्स्ट 60 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ हम फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।